अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आप सब लोगों को पता है कि कुछ ही देर पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो 122 रफ़ेल एयरक्राफ्ट या फिर 114 रफ़ेल एयरक्राफ्ट की जो डील है उसको जल्द ही साइन किया जाने वाला है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इस चीज़ का अप्रूवल दे दिया है और अब वो इस डील के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो 4-5 दिन तो यहाँ पर इंडिया के अंदर इस डील के ऊपर बहुत गुस्सा दिखाया गया और ये गुस्सा जो है वो जायज़ भी था, बिकॉज इंडियन एयरफोर्स का माइंड सेट जो है वो अभी भी चेंज नहीं हुआ। 7 मई के पूरे इंसिडेंट के बाद भी वो यहाँ पर इस चीज़ को समझ नहीं पाए कि आपकी एयरफोर्स के अंदर नेटवर्क इंटीग्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे कि आपके पास नंबर ज़्यादा हों। इंडियन एयरफोर्स का अगेन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि वो बड़े नंबर में एयरक्राफ्ट परचेज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपनी जो एनिमीज हैं उनको काउंटर कर पाएंगे। इसी बिलीव के तहत जो एयरक्राफ्ट उनको परचेज करने चाहिए थे, जिसमें फोर्स मल्टीप्लायर, उसके बाद इवैक्स एयरक्राफ्ट, उसके बाद आई स्टार प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड हैं, उन्होंने इनको स्किप करके और इवन यहाँ पर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी स्किप करके, और अगर स्किप नहीं भी करे तो प्रिक्योरमेंट में डिले कर रहे हैं, और ये सब करके यहाँ पर रफेल एयरक्राफ्ट के बड़े ऑर्डर्स को प्लेस करना यहाँ पर इसका डिसीजन लिया। बिकॉज अगेन वो यहाँ पर समझते हैं कि बड़े नंबर में ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर करने से वो एनिमीज को यहाँ पर अंडरमाइन कर पाएंगे। चाइना की बात आप यहाँ पर छोड़ दें, अगर ये 500 रफेल एयरक्राफ्ट भी परचेज करें तो चाइना ऐसे अंडरमाइन नहीं होगा, बिकॉज सिंपली उनकी जो फाइटर फ्लीट है वो बहुत बड़ी है। राइट एट दिस मोमेंट भी अगर बात करें तो चाइनीज एयरफोर्स की सर्विस में तकरीबन 1200 प्लस यानी कि 1200 प्लस ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनके ऊपर EES से रेडार भी है और जो PL-15 लॉन्ग रेंज PPR मिसाइल को भी फायर कर सकते हैं। इनमें बड़ी तादाद जो है वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की है और बड़ी तादाद ही 4.5 प्लस जनरेशन के एयरक्राफ्ट की है। तो चाइनीज एयरफोर्स को ये कहीं से भी मैच नहीं कर पाते। आज आकर इनका जो कंपेटिटर है वो पाकिस्तान एयरफोर्स है, जिसके अगेंस्ट में ही ये यहाँ पर बिलीव करते हैं कि अगर हम रफेल एयरक्राफ्ट को इतने बड़े नंबर में प्रिक्योर करेंगे तो पाकिस्तान एयरफोर्स को अगेन यहाँ पर किसी तरीके से डोमिनेट कर सकते हैं, जो सोच इनकी 2017-18 में थी जब इन्होंने पहले रफेल एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर किया था। खैर, उस पूरे फियास्को का जो आउटकम है वो मे के कॉन्फ्लिक्ट में हम बड़े अच्छे तरीके से देख चुके हैं। ना पास्ट में पाकिस्तान एयरफोर्स को नंबर्स के अगेंस्ट में डेटर किया जा सका है और ना ही फ्यूचर में ये लोग ऐसा कुछ कर पाएंगे। मे का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक प्राइम एग्जाम्पल है, जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स के तकरीबन 40 एयरक्राफ्ट थे और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तकरीबन 80 के अराउंड फाइटर एयरक्राफ्ट को स्टैक किया गया था 7 मई की रात को। कर ये फिर भी कुछ नहीं पाए। इनके पास मीटियोर थी, ये वो मिसाइल तक फायर नहीं कर पाए। अपने रफेल जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट को ये लोग बचा नहीं पाए, इवन दो इनके पास S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का कवर मौजूद था। तो ऐसे में आप उसी एयरक्राफ्ट को दोबारा से बड़े नंबर्स में प्रिक्योर करें जिसको एक बड़े नंबर में आपने पिछली कॉन्फ्लिक्ट में लूज किया है। अब इस चीज को डिफेंड करने के लिए इंडियंस जो हैं वो आगे आकर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो इतने नंबर्स का मुकाबला नहीं कर सकता, पाकिस्तान तो इंडियन एयरफोर्स को अगेन यहाँ पर कम्पीट नहीं कर सकता। वही एक सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन जो कि इनको मे के कॉन्फ्लिक्ट से पहले थी। और अब क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इक्वेशन में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को ऐड किया जा रहा है, ना सिर्फ अब्रॉड से हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर कर रहे हैं, हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बल्कि हमारे इंडिजिनस भी नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के प्लेटफॉर्म है। इनमें J-35 भी आता है, कान भी आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली PFX एयरक्राफ्ट भी आता है। तो क्योंकि इनकी अपनी इंडियन एयरफोर्स की अप्रोच यहाँ पर क्लियर नहीं है, तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स की एक एस्टैब्लिश्ड अप्रोच को यहाँ पर डाउट में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तो यहाँ पर इकोनॉमी काम नहीं करती, पाकिस्तान के पास तो फंड्स नहीं है इतने फाइट एयरक्राफ्ट को सपोर्ट करने के लिए। ये वही रेंट है जो पिछले 10-20 सालों से हम सुन रहे हैं। जब JF-17 थंडर की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी तब भी यही रेंट देखने को मिलती थी कि पाकिस्तान जैसी कंट्री एक फाइटर एयरक्राफ्ट को इतने बड़े नंबर में कैसे प्रोड्यूस कर पाती है। खैर, इन सब चीजों को साइड पर रखते हुए पाकिस्तान ने फिर 150 प्लस के नंबर्स में JF-17 थंडर्स को भी मैन्युफैक्चर किया एंड उसके बाद सक्सेसफुली यहाँ पर हमने JF-17 ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन को भी इनिशिएट किया और आज वो एयरक्राफ्ट जो है वो रिकॉर्ड नंबर में पाकिस्तान एयरफोर्स में लगातार इंडक्ट हो रहे हैं। अगेन मैं यहाँ पर ये बात याद दिलाऊंगा कि ब्लॉक 3 ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर एक पावरफुल AES रेडार है, उसके बाद नेटवर्क इंटीग्रेटेड डेटा लिंक सिस्टम है एंड उसके बाद ये PL-15 जैसी लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल को कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट में फायर कर सकता है। ये ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जिन्होंने मे के कॉन्फ्लिक्ट में आपको सबसे ज्यादा इंडियन एयरफोर्स को लॉस इन्फ्लिक्ट किया था। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर पाकिस्तान के पास बजटरी कंस्ट्रेंट्स नहीं है। ऑब्वियसली शुरू से ही हमें एक सबसे बड़ा मसला जो है वो बजट का रहा है, लेकिन इस इशू की वजह से हमने अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जहां पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, हमने वहां पर कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस को अपनाया। बजाय बड़े नंबर में बाहर से फाइट एयरक्राफ्ट लेने के, अपने ही होम ग्रोन प्लेटफॉर्म को बड़े नंबर में अपनी सर्विस में इंडक्ट किया। उसके बाद उसकी जो मॉडर्न आइट्रेशन है उसको अब इस टाइम के ऊपर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं उनका मिड लाइफ अपग्रेड भी इनिशिएट करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हमारे एलाइज के साथ इस तरह से हैं कि वो हमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी प्रोवाइड करें
हैं उनके साथ वो जो डील है वो इस टाइम के ऊपर परफेक्टली ऑन ट्रैक है। और बाकी जो हमारे PFX जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे तो खास तौर पर जो डेवलपमेंट है वो पूरे तरीके से चल रही है। तो अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में फंड्स मैटर करते होते तो शुरू से ही हम सिर्फ F16 जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे होते, ना हमारी सर्विस में JF17 होता, ना ही ब्लॉक 3 होता, ना ही J10C जैसे प्लेटफॉर्म्स होते। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपकी लीडरशिप कैपेबल हो और आप एक रेजोल्यूट कमिटमेंट के साथ किसी डोमेन में काम करते हैं तो फंड्स जैसी चीजें यहाँ पर मैटर नहीं करती, आपको रिजल्ट जो है वो फिर भी देखने को मिलता है बिकॉज आपने डिसीजन मेकिंग बेहतर तरीके से की है। फ्रॉम डे वन यहाँ पर हमेशा से पाकिस्तानी एयरफोर्स की जो कमिटमेंट रही है वो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी रही है। क्वांटिटी यहाँ पर मैटर नहीं करती, अगर आपके पास क्वालिटेटिव एज यहाँ पर है एनिमी के अगेंस्ट में तो जितनी भी बड़ी एनिमी है आप उसको काउंटर कर सकते हो। और अगेन एंड अगेन मैं 7 मई का जो दिन है उसको दोबारा से आपके सामने रखूंगा बिकॉज एग्जैक्टली इसी तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने क्वालिटेटिव एज को मेंटेन करते हुए एक बड़े एनिमी को डोमिनेट किया है। और हमारी एयरफोर्स का यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड इतना इंप्रेसिव है कि आप फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो जो प्रोजेक्ट्स को हमने इनिशिएट किया है, जो जो कमिटमेंट हमने यहाँ पर की हुई है, हम उसको कंप्लीट करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स इटसेल्फ J-35 एयरक्राफ्ट को भी अपनी सर्विस में मेंटेन करके एक कैपेबिलिटी डोमिनेशन को यहाँ पर एस्टैब्लिश करेंगे। JF17 ब्लॉक 3 के सफिशिएंट नंबर्स को एक्वायर करके हम अपनी फ्लीट को सस्टेन करेंगे एंड देन इंडिजनाइजेशन के थ्रू PFX जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी आगे चलकर अपनी सर्विस में शामिल करेंगे। कम से कम इन चीज़ों से रिलेटेड आपके माइंड में किसी किस्म का डाउट नहीं होना चाहिए और जो डाउट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको कल को खुद ही एक डिसएडवांटेज की पोजीशन में रहना पड़ेगा। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।